कहानी शुरू होती है एक पुरानी जर्जर इमारत से जो बाहर से देखने में ऐसी लगती है जैसे सालों से कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा। इस इमारत की छठी मंजिल पर रहने वाली एक लड़की हर रात को अजीब और कर्कश आवाजों से तंग आ चुकी है। ये आवाजें ऐसी हैं जैसे कोई भारी भारी कदमों से चल रहा हो या फिर कोई दीवार पर जोर जोर से खटखटा रहा हो। ये शोर इतना भयानक है कि लड़की का दिमाग जैसे सुन्न पड़ चुका है। उसने अपने कमरे की छत को साउंड प्रूफ करने के लिए इंसुलेशन कॉटन से पूरी तरह ढक दिया, लेकिन फिर भी वो शोर बंद नहीं होता। रात के सन्नाटे में ऊपर की मंजिल से आने वाली थप थप की आवाजें उसके कानों में ड्रम की तरह गूंजती हैं, जैसे कोई जानबूझकर उसे सताने की कोशिश कर रहा हो। लड़की इस शोर से इतनी परेशान हो चुकी है कि वो इसका सबूत जुटाने का फैसला करती है। वो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर खिड़की के पास जाती है ताकि इन रहस्यमयी आवाजों को कैद कर सके। लेकिन जैसे ही वो रिकॉर्डिंग शुरू करती है, खिड़की के पास से अजीब सी खटपट और फुसफुसाहट सुनाई देती है। जब वो रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसमें एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है जो इंसान जैसी लगती है लेकिन साफ नहीं है। ये देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आखिर इस इमारत में ये शोर कहाँ से आ रहा है? क्या ये कोई अलौकिक ताकत है या फिर कोई शातिर इंसान इस सब के पीछे है? तो चलिए इस कहानी को और गहराई से जानते हैं। जू यिंग एक साधारण सी वर्कर जो अपनी सुनने की कमजोरी की वजह से हमेशा हियरिंग एड पहनती है। उसका जीवन सामान्य है, लेकिन एक दिन उसे पुलिस स्टेशन से एक चौंकाने वाला फोन आता है। उसे बताया जाता है कि उसकी छोटी बहन जूशी पिछले 3 दिन से गायब है। ये खबर सुनकर जू यिंग का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत अपनी बहन के अपार्टमेंट जो कि 604 नंबर है की ओर भागती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, उसे दरवाजे पर एक चेतावनी वाला नोट दिखता है जो नीचे की मंजिल 504 के रहवासी ने चिपकाया है। नोट में लिखा है, प्लीज थोड़ा शांत रहो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पढ़कर जू यिंग को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसकी बहन तो गायब है। फिर शोर कौन कर रहा है? दरवाजा खोलते ही उसे कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ मिलता है। लिविंग रूम में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, जैसे कई दिनों से कोई वहाँ रहा ही नहीं। फर्श पर धूल जमी है और माहौल ऐसा है जैसे ये जगह छोड़ दी गई हो। जू यिंग अपनी बहन का फोन डायल करती है, लेकिन हर बार की तरह उसे सिर्फ स्विच ऑफ का मैसेज मिलता है। उसके मन में अपराध बोध होने लगता है। वो और जूशी सगी बहनें हैं, लेकिन उनका रिश्ता पिछले कुछ सालों में काफी ठंडा पड़ चुका है। पिछले 6 महीनों में ना तो वो मिली थी, ना ही फोन पर ज्यादा बात हुई थी। जू यिंग को याद आता है कि आखिरी बार जब वो अपनी बहन से मिलने आई थी, तब जूशी ने ऊपर से आने वाले शोर की शिकायत की थी। वो इतनी परेशान थी कि उसका चेहरा थकान और डर से भरा हुआ था। उस वक्त जू यिंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब उसे लगता है कि शायद उसकी बहन इस शोर से तंग आकर कहीं और चली गई हो। जू यिंग कमरे में कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करती है। कपड़ों के ढेर को हटाते वक्त उसे फर्श पर कुछ जले हुए निशान दिखते हैं जो देखने में किसी इंसानी अंग जैसे लगते हैं। ये देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। वो मॉनिटर पर देखती है, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखता। फिर भी एक मर्द की आवाज सुनाई देती है जो उसे शोर ना करने की चेतावनी देता है। जू यिंग सेफ्टी लॉक लगाकर दरवाजा थोड़ा सा खोलती है। सामने 504 का पड़ोसी खड़ा है जो गुस्से में उसे फिर से शोर ना करने की हिदायत देता है। जू यिंग हैरान है। वो सोचती है, घर में कई दिन से कोई है ही नहीं तो शोर कहाँ से आएगा? पड़ोसी के जाने के बाद वो कॉरिडोर में देखती है और उसे दूर एक लाल रंग की आकृति दिखती है जो पल भर में गायब हो जाती है। अपनी बहन का पता लगाने के लिए जू यिंग बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से मदद मांगती है। गार्ड को जूशी अच्छे से याद है क्योंकि वो हमेशा शोर के स्रोत ढूंढने में लगी रहती थी। उसने पूरी बिल्डिंग छान मारी थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। गार्ड बताता है कि 604 में रहना अपने आप में एक सजा जैसा है, क्योंकि उस फ्लैट में रहने वालों को हमेशा परेशानी होती है। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आती है और बताती है कि बेसमेंट से बहुत बदबू आ रही है। वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से इसकी जांच करने को कहती है, लेकिन गार्ड कहता है कि बेसमेंट में सालों का कचरा जमा है। कुछ लोग अभी भी खिड़कियों से वहाँ कचरा फेंकते हैं, जिसकी वजह से बदबू फैल रही है। जू यिंग को लगता है कि उसकी बहन का गायब होना इस शोर से जरूर जुड़ा है। वो एक लंबी छुट्टी लेकर अपनी बहन के 604 नंबर अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। कमरे को साफ करते वक्त उसे अपनी बहन के साथ बिताए पुराने दिन याद आते हैं। बचपन में दोनों कितनी करीब थीं, लेकिन वक्त के साथ उनकी दूरियां बढ़ गईं। शायद खून का रिश्ता होने की वजह से उसे अपनी बहन की कमी खलने लगती है। वो कई कोशिशों के बाद जूशी का फोन अनलॉक कर लेती है। फोन में आखिरी कॉल का नंबर ढूंढकर वो उसे डायल करती है, लेकिन फिर वही स्विच ऑफ का मैसेज। वो उस नंबर पर एक मैसेज भेजती है, उम्मीद में कि शायद कोई जवाब मिले। फिर उसे फोन में ढेर सारी रिकॉर्डिंग फाइल्स मिलती हैं। वो जैसे ही इन्हें सुनने बैठती है, ऊपर से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करती है। रिकॉर्डिंग में उसकी बहन की चीखें और गुस्से भरी आवाजें हैं, जैसे वो किसी से लड़ रही हो। ये शोर बंद करो, मैं और नहीं सह सकती। ऐसी आवाजें सुनकर जू यिंग का डर और बढ़ जाता है। ऊपर से आने वाली आवाजें इतनी साफ हैं कि उसे लगता है जैसे कोई अभी भी ऊपर चल रहा हो। वो रिकॉर्डिंग रोकती है, लेकिन शोर फिर भी बंद नहीं होता। वो डरते हुए कमरे में इधर उधर देखती है, तभी उसे एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि इस इमारत में कुछ तो गड़बड़ है। वो नहाकर अपना डर कम करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फिर से डोरबेल बजती है। इस बार उसे अपनी बहन की मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है, जू यिंग मुझे बचा लो। वो उत्साह में दरवाजा खोलने दौड़ती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसकी बहन को घर का लॉक पासवर्ड पता है। वो सावधानी से डोरबेल के कैमरे से बाहर देखती है। कैमरे में उसे एक डरावनी आंख दिखती है जो उसे घूर रही है। तभी अचानक तेज शोर शुरू हो जाता है, जैसे कोई मशीन चल रही हो। जू यिंग डर के मारे चीखने वाली होती है। अगली सुबह जूशी का बॉयफ्रेंड अपार्टमेंट पर आता है। उसे कई दिनों से जूशी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए वो चिंतित होकर आया है। जू यिंग उसे अपनी बहन के गायब होने की बात बताती है। तभी आखिरी कॉल वाला नंबर कॉल बैक करता है। कॉल करने वाला कम्युनिटी का एक वर्कर है
जो बताता है कि झूशी अक्सर शिकायत करने आती थी। पहले वो बिल्डिंग के शोर की शिकायत करती थी, फिर कहने लगी कि अपार्टमेंट में भूत है। ये सुनकर जू यिंग और बॉयफ्रेंड को लगता है कि झूशी का गायब होना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। जब वो दोनों अपार्टमेंट लौटते हैं तो फिर से 504 के पड़ोसी का नोट दिखता है, जिसमें लिखा है, अगर फिर से शोर हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये नोट पढ़कर दोनों का डर और बढ़ जाता है। उस रात बॉयफ्रेंड मिसिंग पर्सन का पोस्टर बना रहा होता है, तभी डोरबेल फिर बजती है। इस बार फिर 504 का पड़ोसी आता है। बॉयफ्रेंड दरवाजा थोड़ा सा खोलता है। पड़ोसी का चेहरा और भी थका हुआ और गुस्से से भरा हुआ है। वो कहता है ये आखिरी चेतावनी है। पड़ोसी के जाने के बाद बॉयफ्रेंड जू यिंग को सावधान करता है कि अगली बार 504 का पड़ोसी आए तो दरवाजा मत खोलना। उसने पड़ोसी के हाथ में चाकू देखा था। अगले दिन जू यिंग मिसिंग पर्सन का पोस्टर चिपकाने नीचे जाती है, तभी उसे एक छोटा लड़का बेसमेंट की तरफ घूरता दिखता है। उसका शक और बढ़ जाता है। वो टॉर्च लेकर बेसमेंट की जांच करने जाती है। वहाँ अंधेरा है और बदबू इतनी तेज है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तभी एक चूहा उसके सामने से भागता है और वो डर के मारे चीख पड़ती है। उसी वक्त 8वीं मंजिल की एक औरत आती है। वो जू यिंग को बताती है कि बिल्डिंग का प्रेसिडेंट मिसिंग पर्सन के पोस्टर चिपकाने की इजाजत नहीं देगा। इस साल बिल्डिंग के रिकंस्ट्रक्शन का प्लान है और अगर कोई मौत या गायब होने की खबर फैली तो परमिशन रद्द हो सकती है। तभी जू यिंग की नजर दूर एक झूले पर पड़ती है, जहाँ एक छोटी लड़की उसकी तरफ पीठ किए बैठी है। लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखती है, वो लड़की गायब हो जाती है। घर लौटने पर जू यिंग को नाले की पाइप से अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज फिर गायब हो जाती है। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। वो देखती है कि उसकी बहन लंगड़ाती हुई बेडरूम में जा रही है। वो उसका पीछा करती है, लेकिन बेडरूम में कोई नहीं होता। फिर अचानक वो देखती है कि उसकी बहन लिविंग रूम में फंदे पर लटकी हुई है। अगले ही पल जू यिंग नींद से जागती है। उसे एहसास होता है कि ये सब एक बुरा सपना था। वो पानी पीने के लिए उठती है, तभी उसका फोन अपने आप वॉइस रिकॉग्निशन मोड में चालू हो जाता है। उसकी नजर बालकनी की तरफ जाती है, जहां अंधेरे में एक औरत की आकृति उभर रही है। वो डर के मारे पीछे हटती है, तभी बाहर से फिर अजीब सी आवाज आती है। 504 का पड़ोसी फिर से चेतावनी देने आया है। जू यिंग उसे इग्नोर करती है और हिम्मत जुटाकर बालकनी की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो दरवाजे के पास जाकर बाहर देखती है और पड़ोसी भी जा चुका होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि 504 का पड़ोसी 7वीं मंजिल से आए शोर की वजह से वहाँ गया था। वो गुस्से में 7वीं मंजिल पर पहुंचता है और वहां उसे अपने सिर के ऊपर एक सिर लटकता दिखता है। तभी एक लाश अचानक नीचे गिरती है। पड़ोसी डर के मारे भागता है, लेकिन लाश उसका पीछा करती है। वो पूरी ताकत से भागता है और बालकनी से बाहर गिर जाता है। पुलिस आकर इसे एक हादसा मान लेती है, लेकिन जू यिंग को लगता है कि इस मौत में कुछ गड़बड़ है। वो पुलिस को बताने वाली होती है, तभी बिल्डिंग का प्रेसिडेंट उसे रोक लेता है। वो कहता है कि इस मामले को और बड़ा नहीं करना चाहिए, वरना रिकंस्ट्रक्शन का प्लान रद्द हो जाएगा। वो तंज कसते हुए कहता है, 604 में रहने वाले लोग जैसे पागल हो जाते हैं। ये सुनकर जू यिंग को शक होता है कि इस अपार्टमेंट में पहले भी कुछ हुआ होगा। वो 804 के घर जाकर वहाँ के पुराने रहवासियों के बारे में पूछती है। बातचीत के दौरान एक छोटी लड़की अचानक पीछे से गुजरती है। 804 की औरत बताती है कि ये उसकी बेटी है। फिर वो धीरे धीरे पिछले साल की एक हत्या की कहानी सुनाती है। पहले 704 में बिल्डिंग का पुराना प्रेसिडेंट रहता था। वो ऊपर से आने वाले शोर से इतना तंग था कि हमेशा चिल्लाता रहता था। इससे 64 का रहवासी इतना गुस्सा हो गया कि उसने 704 के प्रेसिडेंट को चाकू मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। प्रेसिडेंट ने मदद के लिए दीवारों पर खटखटाया, लेकिन सबने इसे शोर समझकर इग्नोर कर दिया। इसके बाद 604 का वो आदमी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। कुछ पड़ोसियों ने उसे बिल्डिंग के आसपास देखा, लेकिन 704 का वो कमरा हमेशा के लिए खाली हो गया। ये बात सुनकर जूशी का बॉयफ्रेंड तुरंत जांच शुरू करता है। उसे शक है कि वो कातिल अभी भी बिल्डिंग में छिपा हो सकता है, क्योंकि पुलिस ने बताया था कि उसे बिल्डिंग से निकलते कोई कैमरे में नहीं दिखा। ये ठीक वैसा ही है जैसे जूशी गायब हुई। बॉयफ्रेंड को लगता है कि बिल्डिंग में कोई गुप्त जगह हो सकती है जहाँ लोग छिप सकते हैं। जू यिंग को अचानक बेसमेंट की याद आती है। वो और बॉयफ्रेंड बेसमेंट का ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं। वहाँ 2 रास्ते दिखते हैं और वो दोनों अलग अलग दिशा में जांच करने जाते हैं। बॉयफ्रेंड अपने कैमरे के साथ अंधेरे में आगे बढ़ता है। उसे जमीन पर एक शख्स पड़ा दिखता है जो उस पुराने कातिल की तस्वीर से मिलता जुलता है। वो और करीब जाकर देखने वाला होता है कि तभी एक तेज शोर गूंजता है और एक सिर उसके पैरों के पास लुढ़क आता है। बॉयफ्रेंड का शरीर अजीब तरह से हिलने लगता है। दूसरी तरफ जू यिंग उसे ढूंढने आती है, लेकिन उसे बॉयफ्रेंड अजीब हालत में भागता दिखता है। वो भी डर के मारे भागने लगती है। एक पत्थर उठाकर वो जोर से मारती है और बेसमेंट से बाहर निकलने ही वाली होती है कि उसका पैर बॉयफ्रेंड पकड़ लेता है, जो अब किसी और चीज के कब्जे में लगता है। तभी अचानक एक और आकृति दिखती है। जब जू यिंग को होश आता है तो वो खुद को बिल्डिंग प्रेसिडेंट के घर में पाती है। प्रेसिडेंट का बेटा उसे देखकर कहता है कि इस बिल्डिंग में उसने सिर्फ 2 बच्चों को देखा है, एक उसका और दूसरा 804 का। लेकिन प्रेसिडेंट हैरानी से बताता है कि 804 की बेटी तो कई साल पहले एक कार हादसे में मर चुकी है। ये सुनकर जू यिंग का दिल बैठ जाता है। तो फिर वो जो आकृति देख रही थी वो क्या थी? प्रेसिडेंट का बेटा उसका हियरिंग एड निकालकर साइन लैंग्वेज में कहता है, तुमने वो आवाजें सुनी जो तुम्हें नहीं सुननी चाहिए थी। अगर तुमने और जांच की तो तुम मर जाओगे। तभी पुलिस का फोन आता है कि बेसमेंट में एक लाश मिली है जो जूशी के बॉयफ्रेंड की है। जू यिंग हार नहीं मानती। वो फिर से बेसमेंट में जाती है
और वहाँ कबाड़ के ढेर में अपनी बहन का रिकॉर्डिंग कैमरा ढूंढ लेती है। कैमरा तो बंद है, लेकिन उसकी बहन के फोन से वो वीडियो फाइल्स खोल लेती है। वीडियो में दिखता है कि जूशी चुपके से 804 के घर में गई थी और वहाँ एक साउंड डिवाइस देखा जो शोर पैदा कर रहा था। असल में 804 की औरत ही इस शोर की जिम्मेदार थी। उसका मकसद था कि बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन रुके ताकि वो अपनी मरी हुई बेटी के साथ हमेशा इस अपार्टमेंट में रह सके। वीडियो में आगे दिखता है कि 804 की औरत ने जूशी पर हमला कर दिया था। जू यिंग वीडियो के क्लूज को फॉलो करते हुए बेसमेंट के एक कोने में अपनी बहन को जिंदा लेकिन कमजोर हालत में ढूंढ लेती है। वो उसे लेकर भागने की कोशिश करती है, तभी 804 की औरत सामने आ जाती है। जू यिंग उससे पूछती है, क्या तुम्हारी बेटी मर चुकी है? जवाब में वो औरत कहती है, तुम भी तो मेरी बेटी को देख सकती हो, है ना? जू यिंग डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो एक अंधेरे कोने में छिप जाती है, लेकिन उसका फोन फिर से वॉइस रिकॉग्निशन मोड में चालू हो जाता है और उसकी लोकेशन पता चल जाती है। 804 की औरत उसके सामने आ जाती है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इस दौरान वो औरत बताती है कि उसकी बेटी की मौत की वजह बिल्डिंग शोर था, क्योंकि उसी की वजह से वो बाहर खेलने गई और कार हादसे में मर गई। वो पूरी बिल्डिंग से नफरत करने लगी थी। उसने ये भी कबूल किया कि पुराने प्रेसिडेंट को 604 के रहवासी ने नहीं बल्कि उसने मारा था, क्योंकि वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए जोर दे रहा था। तभी ऊपर से एक आकृति दिखती है। ये पुराना प्रेसिडेंट है जो अपनी हत्या का बदला लेने आया है। वो 804 पर झपटता है। जू यिंग इस मौके का फायदा उठाकर बाहर भागती है और दरवाजा बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद अंदर से खटखट की आवाज आती है। 804 की औरत की मौत भी ठीक उसी तरह होती है जैसे पुराने प्रेसिडेंट की हुई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक नया रहवासी 604 के दरवाजे पर आता है और जू यिंग से पूछता है कि क्या वो अकेली रहती है। जू यिंग जवाब देती है कि वो अपनी बहन के साथ रहती है। लेकिन नया रहवासी हैरानी से कहता है कि घर में कोई और तो है ही नहीं। वो शिकायत करता है कि रात को बहुत शोर होता है। जू यिंग उसे चुप करा देती है। तो दोस्तों, ये थी नॉइज की पूरी कहानी। इस फिल्म का अंत इतना रहस्यमयी है कि ये सवाल उठता है कि क्या जू यिंग को सचमुच मानसिक बीमारी थी? क्या वो जो कुछ भी देख रही थी वो सब उसके दिमाग का वहम था, या फिर इस इमारत में वाकई कोई भूत था जो शोर के जरिए अपनी मौजूदगी जता रहा था? ये सवाल दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर आपका कोई अलग नजरिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे। बाय।